नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है TET PET PRT वाला, जो 7 और 8 तारीख को लिया जाएगा। तो आपके एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं। और अगर आप एस्टेट के अलावा अन्य भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे इसमें आपका CTET वाला एग्जाम है, तो ये क्वेश्चन आपके अन्य एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। जिसपे सबसे पहले हम बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं इनको करेंगे और उसके बाद फिर आप अन्य जो सब्जेक्ट हैं आ जाते हैं। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण अपडेट रहेगी जिसने भी हरियाणा में जो है HPSC के द्वारा जो एग्ज़ाम लिया गया था, PGT वाला एग्ज़ाम दिया था, तो इनके मार्क्स आ चुके हैं और बहुत सारे जो सब्जेक्ट हैं जिनके मार्क्स यहाँ पर जारी हुए हैं। स्क्रीनिंग टेस्ट भी था, इंटरव्यू भी था। तो अपने मार्क्स अगर आप देखना चाहते हैं, वो वाली वीडियो आपको इस वीडियो के अंत पे मिल जाएगी, तो इसमें जाकर अपने मार्क्स जो आप चेक कर सकते हैं। और अन्य महत्वपूर्ण अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जो फेसबुक पेज है इसे भी आप फॉलो कर सकते हैं। इनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अपने जो क्वेश्चन है इनको हम यहाँ पर देख लेते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन रहेगा, अधिगम यह पूरी तरह से एवं मात्र अवलोकनात्मक व्यवहार पर निर्भर है। तो इस सिद्धांत का जो संबंध है अधिगम के किस सिद्धांत से माना गया है? संज्ञानात्मक, विकासात्मक, व्यवहारात्मक या फिर निर्माणात्मक से? अधिगम पूरी तरह एवं मात्र अवलोकनात्मक व्यवहार पर निर्भर है। तो यहाँ पर जो इसमें हमारा सी आंसर है ऑप्शन रहेगा 3 वाला। तो इस सिद्धांत का जो संबंध है ये व्यवहारात्मक जो अधिगम है इसके सिद्धांत से माना गया है। जो व्यवहारवादी दर्शन है ये पूरी तरह से अवलोकनात्मक जो व्यवहार है इस पर निर्भर है और दिमागी क्रियाओं को नहीं प्राथमिकता देता। और व्यवहारवादी जैन का मानना था कि अधिगम नए व्यवहारों को अपनाने से अधिक कुछ नहीं है। तो व्यवहारात्मक जो यहाँ पर इसमें माना गया है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? समतात्विक सिद्धांत थॉर्नडाइक का है, सामान्यीकरण का सिद्धांत CH जूड का है, औपचारिक अनुशासन का सिद्धांत कोहलर का है या विशिष्ट एवं सामान्य तत्वों का सिद्धांत स्पीयरमैन का है? तो इसमें एक गलत है जो सही नहीं है। कौन सा? जो ऑप्शन 3 में है, औपचारिक अनुशासन का सिद्धांत कोहलर का है। तो कोहलर का औपचारिक अनुशासन सिद्धांत नैतिकता के सिद्धांत से संबंधित है और शेष तीनों स्थानांतरण के सिद्धांत से संबंधित है। तो समतात्विक सिद्धांत थॉर्नडाइक का, सामान्यीकरण का CH जूड का और विशिष्ट और सामान्य तत्वों का सिद्धांत स्पीयरमैन का है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, जब पूर्ववर्ती अधिगम नई स्थिति में सीखने की प्रक्रिया को आसान बनाता हो तो इसे हम अधिगम का सकारात्मक, निरपेक्ष, नकारात्मक या शून्य अवतरण क्या कहेंगे? जैसे आप पहली कक्षा में कोई क्वेश्चन सीखते हैं या मैथ का क्वेश्चन है और उसी की सहायता से आप नेक्स्ट जो क्लास है उसमें दूसरा जो क्वेश्चन है उसको आप हल कर लेते हैं, तो ये कौन सा यहाँ पर अंतरण होगा? तो इसको कहा जाता है सकारात्मक अंतरण। पहली कोई सीख चीज़ ली और इसकी मदद से आपने दूसरा जो नया काम है उसे वो भी कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट आ जाता है पुनर्वलन या सुदृढ़ीकरण का प्रकार जो विलोपन की धीमी गति उत्पन्न करता है। पुनर्वलन या सुदृढ़ीकरण का प्रकार जो विलोपन की धीमी गति उत्पन्न करता है उसे हम निरंतर सुदृढ़ीकरण, निश्चित अनुपात सुदृढ़ीकरण, निश्चित अंतराल सुदृढ़ीकरण या चर अनुपात सुदृढ़ीकरण, तो उसे हम क्या कहेंगे? पुनर्वलन या सुदृढ़ीकरण का प्रकार जो विलोपन की धीमी गति उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर जो हमारा सी आंसर ऑप्शन बनेगा 4 वाला। तो चर अनुपात सुदृढ़ीकरण उसको कहा जाता है। इसमें बच्चों को पुनर्वलन या प्रबलन दिया जाता है और कभी नहीं भी, और यह विलोपन की गति को कम करता है और विलोपन को सबसे ज़्यादा देर तक रोक सकता है। जो अधिगम इसमें होता है वह लंबे समय तक याद रहता है। तो चर अनुपात जो यहाँ पर ये माना गया है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? तो इनमें से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका बल देता है? नैतिक, सामाजिक, शारीरिक या आनुवंशिक पर? तो ये देते हैं सामाजिक पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगतिशील शिक्षा का केंद्र विद्यार्थी, सत्ता, शिक्षक या संरचना को माना गया है? तो किसे माना गया है? विद्यार्थी को। नेक्स्ट आ जाता है, सीखना एक तरह के व्यवहार का बचाव है, विस्तार है, संशोधन है या प्रसार है? तो सीखना एक तरह के व्यवहार का क्या है और इसको माना गया है संशोधन।
सीखने का जो सबसे अधिक उपयुक्त मतलब है व्यवहार में परिमार्जन। और जो मनोवैज्ञानिक है उनके अनुसार एक व्यक्ति किसी तथ्य या फिर बदलाव से कुछ सीखकर स्वयं में परिवर्तन लाता है और इससे उसके व्यवहार में परिमार्जन भी होता है। इसके बाद है शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली, ये किसकी ओर संकेत करती है? शिक्षण पद्धति में पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली किसकी ओर संकेत करेगी? मूल्यांकन प्रक्रिया या कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री, तो किसकी तरह? और जो यहाँ पर इसमें माना गया है ऑप्शन 2 को, तो कौन सी है? विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। इसके बाद आ जाता है निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? तो प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन, केवल प्रस्तावित पाठ्यपुस्तकों पर आधारित अनुच्छेद, परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल, बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है। कौन से वाली है? जो ऑप्शन 1 में दी गई है, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। क्योंकि केवल प्रस्तावित पाठ ये नहीं हो सकता, अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल देना ये भी नहीं हो सकता, या फिर बार बार ली जाने वाली परीक्षा ये भी नहीं हो सकता। इसके बाद आ जाता है शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। विद्यार्थियों में व्यावसायिक कुशलता का विकास करना, विद्यार्थियों में व्यावसायिक कुशलता का विकास करना, सामाजिक जागरूकता का विकास करना, विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना, व्यवहारिक जीवन के लिए परीक्षार्थियों को तैयार करना। तो शिक्षा का उद्देश्य है कौन सा है? जो ऑप्शन 4 में आया है, व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। नेक्स्ट है चरित्र का विकास होता है, इच्छा शक्ति के द्वारा, नैतिकता, बर्ताव में व्यवहार या इन सभी के द्वारा। तो चरित्र का विकास होता है। अब चरित्र जो है इसका विकास इन सभी के द्वारा होता है। तो किसी बालक का जो चरित्र इसका विकास उसकी नैतिकता, बर्ताव, इच्छा शक्ति इनके द्वारा किया जा सकता है और साथ ही उसके सामाजिक और पारिवारिक परिवार पर का जो प्रभाव है वो भी उनकी चारित्रिक जो विशेषता है उस पर आता है। चारित्रिक जो विकास है उस पर पड़ता है, मतलब जो जैसे परिवार है, उनका आस पड़ोस है, तो इन सभी का जो उनके विकास पर जरूर प्रभाव पड़ता है। इसके बाद है जो बाल्यावस्था है, इसमें किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है उत्तरदायित्व की अनुभूति का होना, ईमानदारी, सहभागिता या फिर आज्ञाकारिता का होना। तो बाल्यावस्था 4 जो अवस्थाएं हैं, शैशव, बाल्य, किशोर, युवा, प्रौढ़ावस्था। अब जो बाल्यावस्था है इसमें किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी मानी गई है? तो यहाँ पर जो इसमें आज्ञाकारिता को माना गया है, सर्वश्रेष्ठ गुण भी माना गया है। इसके बाद इनमें से कौन सा गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं है? नियमित जीवन, संवेगात्मक परिपक्वता, आत्मविश्वास, सहनशीलता, बहुत विनीत, स्वयं में सीमित, वास्तविकता की स्वीकृति, स्वयं मूल्यांकन की योग्यता। तो कौन सा गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का नहीं है? और जो यहाँ पर ऑप्शन 3 में आया है, बहुत विनीत और स्वयं में सीमित। ऐसा जो व्यक्ति जो होता है उसे दब्बू स्वभाव का माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है अधिगम का जो अंतःदृष्टि सिद्धांत है, ये प्रतिपादित किया गया था गैस्टोलट सिद्धांतवादियों के द्वारा, पावलोव, जीन पियाजे, वाइगोत्स्की के द्वारा। तो अधिगम का जो अंतःदृष्टि सिद्धांत है तो इसका जो संबंध है यह माना गया है गैस्टोलट सिद्धांतवादियों के द्वारा। कौन कौन से आते थे गैस्टोलटवादियों में? तो ये जो वर्तिमर, कोफा, कोलर जो है ये वाले। तो इनके अनुसार जब कोई प्राणी संपूर्ण स्थिति समझ लेता है तो सीखने संबंधी समस्या आसान हो जाती है। इसके बाद है जीन पियाजे का जो अधिगम का समज्ञानात्मक सिद्धांत है। इनके अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा समज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है। तो इसे में समायोजन, समावेशन, प्रत्यक्षण या स्कीमा क्या कहेंगे? तो इसको कहा जाएगा समायोजन। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आ जाता है अल्बर्ट बंडूरा का जो सामाजिक अधिगम है, इसके चरणों का जो सही क्रम है। तो अवलोकनात्मक, अवधानात्मक, धारणात्मक एवं अभिप्रेरणात्मक। तो इसमें कौन सा अल्बर्ट बंडूरा का जो सामाजिक अधिगम का चरण है? तो इनके अनुसार जो इसका सही चरण है ये ऑप्शन 1 वाला ही है। तो जिसमें अवलोकनात्मक, अवधानात्मक, धारणात्मक और अभिप्रेरणात्मक ये वाले आ जाएंगे।
अगला क्वेश्चन आ जाता है अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होना ही अधिगम है। ये परिभाषा दी गई थी, अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होना ही अधिगम है। तो ये जो परिभाषा यहाँ पर स्किनर की है, हिलगोर्ड, गेट्स एवं अन्य या जेपी गिलफोर्ड की है। तो परिभाषा जो यहाँ पर किन की है, और ये जो ऑप्शन 4 में दिया गया जेपी गिलफोर्ड, तो इनका मानना था ये कि अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होना ही अधिगम है। अगला क्वेश्चन है धार्मिक शिक्षा के जो प्रखर समर्थक हैं, व्यवहारवादी, आदर्शवादी, यथार्थवादी या अस्तित्ववादी। तो धार्मिक शिक्षा के जो प्रखर यहाँ पर समर्थक हैं, तो ये किन्हें माना गया है, और ये माना गया है आदर्शवादी को। तो आदर्श धर्म संस्कृति के कारण और परिणाम है, और आदर्शवादी दर्शन में धार्मिक शिक्षा को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। जैसे गुरु शिष्य का संबंध हो गया, चरित्र निर्माण, गुरु आश्रम, राष्ट्र धर्म, रक्षार्थ शिक्षा, तो ये सारे आदर्शवाद के घटक माने गए हैं। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सी शिक्षा प्रणाली वैज्ञानिक प्रगति का समर्थन करती है। तो कौन सी शिक्षा प्रणाली है जो वैज्ञानिक प्रगति का समर्थन करती है, यथार्थवादी, प्राकृतिक, आदर्शवादी या कोई सी भी नहीं। तो कौन सी प्रणाली है जो वैज्ञानिक प्रगति का समर्थन करती है, तो ये करती है ऑप्शन 1 वाली यथार्थवादी शिक्षा। तो विज्ञान और तकनीकी यथार्थ एवं मूर्त विचार पर आश्रित है, तर्क एवं बौद्धिक रूप यथार्थ के आधार हैं, जिससे प्रगति व तरक्की पसंद शिक्षा फलीभूत होती है। तो यथार्थवादी जो आप इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है यहाँ पर, प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत ये दिया गया था हिंगाटी, गैस्टोलटवादियों के द्वारा या थॉर्नडाइक के द्वारा। तो प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत, तो इसके जो यहाँ पर प्रवर्तक जो है ये थॉर्नडाइक को माना गया है। इन्होंने उद्दीपक अनुक्रिया जो सिद्धांत है इसका प्रतिपादन किया है, और इसी सिद्धांत के अनुसार जब कोई उद्दीपक उपस्थित होता है तो उसके प्रति अनुक्रिया करता है। अगर परिणाम अच्छे प्राप्त होते हैं तो अनुक्रिया उस उद्दीपक के साथ जुड़ जाती है। तो ये थॉर्नडाइक जो इनका है। अगला क्वेश्चन है कोहलर ने किस सिद्धांत का विकास किया था, प्रयत्न त्रुटि का, अनुकरण, अंतर्दृष्टि संबंध का। कोहलर का तो वर्दिमर कोहलर जो इनको अंतर्दृष्टि सोच का सिद्धांत के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट आ जाता है रूसी मनोवैज्ञानिक पावलोव, आईपी पावलोव। सिद्धांत निरीक्षण एवं तर्क सिद्धांत है, शास्त्रीय निबंधन का है, समस्या समाधान है, कोई सभी नहीं है। तो ये जो आईपी पावलोव है रूसी मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था, और इनका जो सिद्धांत है इसे शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है कि शिक्षा युद्ध ने तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम ये प्रस्तुत किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 यहाँ पर मुख्य नियम थे और 5 गौण नियम थे। तो ये किन के थे यहाँ पर, हिलगार्ड, स्पेंसर, थॉर्नडाइक के, रूसो के। तो किन के थे यहाँ पर ये, और ये थे थॉर्नडाइक के। इसके बाद है नेट फ्लैंडर का शिक्षण संबंधी सिद्धांत संबंधित है। तो नेट फ्लैंडर का शिक्षण संबंधी सिद्धांत अंतःक्रिया विश्लेषण से, संसाधन विश्लेषण से, संस्था विश्लेषण से, या इनमें से कोई सा भी नहीं। तो नेट फ्लैंडर का शिक्षण संबंधी सिद्धांत का संबंध है। तो इसका जो संबंध है ये अंतःक्रिया विश्लेषण से माना गया है। नेक्स्ट है सक्रिय अनुकूलन संबंधी अधिगम सिद्धांत। इसके जो प्रतिपादक यहाँ पर माने गए हैं किसके, सक्रिय अनुकूलन संबंधी अधिगम सिद्धांत के। तो ये आईपी पावलोव है, कोहलर है, स्किनर है या फिर थॉर्नडाइक है। तो सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, और यहाँ पर माना गया है स्किनर का। तो किन का है ये, स्किनर का है। सक्रिय अनुकूलन विस्तृत रूप से बीएफ स्किनर जो इनके द्वारा 1940 में चूहों और कबूतरों पर किया गया था, और असंख्य प्रयोगों का निष्कर्ष है। तो यहाँ पर ये स्किनर जो है इनका था, इन्होंने किया था चूहों और कबूतरों पर प्रयोग। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीखने की नवाचार विधि जिसमें छात्र अपनी स्वयं की सीखने की गति से सीखता है उसे कहा जाता है। तो उसे हम आगमन विधि, निगमन, अभिकर्मित या ह्यूरिस्टिक विधि, तो उसे हम क्या कहेंगे कि शिक्षण की नवाचार विधि जिसमें छात्र अपनी स्वयं की सीखने की गति से सीखता है, तो उसे हम अभिकर्मित अनुदेशन कहेंगे।
जो यहाँ पर ऑप्शन 3 में दिया गया है, जिसमें छात्र सक्रिय होता है और स्वयं सीखता है और इसमें शिक्षक की शारीरिक अनुपस्थिति अनिवार्य नहीं होती। अगला क्वेश्चन है, छात्रों के अर्जित ज्ञान की जांच के लिए प्रयोग में ली जाने वाली जो प्रविधि है। छात्रों के अर्जित ज्ञान की जांच के लिए प्रयोग में ली जाने वाली प्रविधि, तो ये परीक्षण विधि है, प्रश्नोत्तर विधि है, प्रयोजन विधि है, निरीक्षण विधि है। तो इसमें देखें तो यहाँ पर ऑप्शन 1 वाला है। कौन सी है? ये परीक्षण विधि है और निश्चित अवधि के बाद होती है ये। और परीक्षा उपलब्धि परीक्षणों से प्राप्त आंकड़ों पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, कौन सी एक अच्छे व्याख्यान की विशेषता नहीं है? अच्छे व्याख्यान की विशेषता चित्र और उदाहरण का प्रयोग होना, मौजूदा ज्ञान पर ही आगे बढ़ना, एक ही व्याख्यान में कई परिकल्पनाएं बताना, अत्यधिक लंबा नहीं होना चाहिए। तो नहीं है। कौन से वाली? ऑप्शन 3 वाली, एक ही व्याख्यान में कई परिकल्पनाएं बताना। तो व्याख्यान विधि जिसमें बालकों का ध्यान केंद्रित करने की आदत पड़ती है और समय की बचत भी होती है। थोड़े समय में अधिक विषय वस्तु का जो बोध है वो आसानी से कराया जा सकता है और एक व्याख्यान केवल एक ही परिकल्पना पर आधारित होना चाहिए। इसके बाद है निगमनात्मक विधि। इसके माध्यम से शिक्षण सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, विशिष्ट से सामान्य, मैक्रो से माइक्रो, आसान से कठिन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है निगमनात्मक विधि। और एग्जाम में जो ऐसे एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो निगमन जो है इसको माना गया है सामान्य से विशिष्ट की ओर, जो ऑप्शन 1 में यहाँ पर दी गई है। इसमें सबसे पहले नियम आते हैं, उसके बाद उदाहरण, और नियमों का प्रयोग करके जो है क्वेश्चनों को हल किया जाता है, उच्च कक्षाओं के लिए मानी गई है। नेक्स्ट आ जाता है जीन पियाजे का जो सिद्धांत है, इसमें वस्तु स्थायित्व चरण के अंत में विकसित किया जाता है। ज्ञानेंद्रियां मूर्त से क्रियात्मक, पूर्व या औपचारिक से क्रियात्मक। तो जीन पियाजे का सिद्धांत में वस्तु स्थायित्व किस चरण में है? और जो यहाँ पर ऑप्शन 1 में दिया गया है, तो ज्ञानेंद्रिय चरण सबसे पहली अवस्था है, जन्म से 2 वर्ष तक वाली। और इसी अवस्था में बालक देखने, पहुंचने, पकड़ने, चूसने की स्वतः सहज क्रियाओं से व्यवस्थित प्रयासरत क्रियाओं की ओर अग्रसर होता है। और वस्तु स्थायित्व का ज्ञान इसी अवस्था तक होता है। इंद्रजनित गामक अवस्था जो है सबसे पहली होती है। 4 अवस्थाएं बताई थी इन्होंने, इंद्रजनित गामक अवस्था, फिर पूर्व, फिर मूर्त और अमूर्त या औपचारिक से क्रियात्मक अवस्था। तो जैसे यहाँ पर है, ये इंद्रजनित गामक अवस्था पहले वाली हो जाएगी, पूर्व दूसरी हो जाएगी, मूर्त तीसरी हो जाएगी, अमूर्त या औपचारिक ये चौथी वाली हो जाएगी। इस प्रकार से इनका क्रम है। इसके बाद है समस्या निवारण विधि के जो जनक है यहाँ पर जॉन डीवी, विलियम एडम, कार्ल मार्क्स या सुकरात, किन्हें माना गया है समस्या निवारण विधि के जनक? तो यहाँ पर जो जनक जो है ये जॉन डीवी जो इनको माना गया है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है भाषा को सीखना, कम से कम समय में हल खोजना, उस भाषा को पढ़ाना जो ठीक से न पढ़ाया गया हो, उस भाषा को पढ़ाना जो पहले पढ़ाया जा चुका हो। तो उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या है? उपचार, जैसे कोई बीमारी है, पहले उसकी खोज की जाती है, बाद में उसका इलाज होता है, उपचार। तो इसका उद्देश्य है यहाँ पर जो ऑप्शन 3 में है, उस भाषा को पढ़ाना जो ठीक से न पढ़ाया गया हो। अगला क्वेश्चन है, गठनात्मक आकलन हेतु कौन सा साधन उचित नहीं है? दत्त कार्य, सावधिक जांच परीक्षा, मौखिक प्रश्न या प्रश्न मंच एवं खेल। तो गठनात्मक आकलन हेतु कौन सा साधन यहाँ पर सही नहीं है? तो यह है सबसे अधिक जांच परीक्षा। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है? किसी भी कीमत पर विद्यार्थियों को अच्छे ग्रेड मिलने चाहिए, विद्यालय बाह्य परीक्षा निकायों की अपेक्षा ज़्यादा सक्षम है, आकलन बहुत किफ़ायती होना चाहिए। अर्थात मितव्यय क्या देते हैं, बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। तो यहाँ पर विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है? और ये जो है यहाँ पर ऑप्शन 4 वाला है, बाह्य परीक्षक की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। मतलब जैसे कोई बच्चों को पढ़ा रहा है तो उसी टीचर को उनके बच्चों की कमी का या उनके जो
मतलब किस प्रकार से पढ़ सकते हैं, कौन कौन से उनके अंदर गुण हैं, कौन कौन सी हानि है, वो जानता है, न कि कोई बाह्य परीक्षक। तो इसको जो यहाँ पर माना गया है। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद जांच करता है कि क्या ये प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्य की परीक्षा ले रहे हैं। तो मुख्य रूप से प्रश्न पत्र की किसके बारे में चिंतित है? प्रश्नों के प्रकार को लेकर, विश्वसनीयता, वैधता या संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने के बारे में। तो किसके लेकर है वो यहाँ पर चिंतित? तो यहाँ पर जो है वो जो संपूर्ण जो विषय वस्तु है उसको शामिल करने के बारे में लेकर चिंतित है। अगला क्वेश्चन है, किसी देश में शिक्षा के क्षेत्र में भौतिक उद्देश्य पर बल दिया गया है। तो किस देश में शिक्षा क्षेत्र में भौतिक उद्देश्य पर बल दिया गया है? भारत, स्पार्ट, ग्रीक या अथेनियन। तो यहाँ पर जो ऑप्शन रहेगा 2 वाला, तो कौन सा है? ये ग्रीक देश है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, स्कूली अंतर के बीच शीशों के लिए स्कूली प्रभावशीलता का आकलन करने का सबसे आम तरीका कौन सा है? तो स्कूली अंतर के बीच शीशों के लिए स्कूली प्रभावशीलता का आकलन करने का सबसे आम तरीका मैट्रिक्स, सांख्यिकी नियंत्रण, ग्रेड दृष्टिकोण के मध्य है, कोई सा भी नहीं। तो ये जो ऑप्शन 3 में है, कौन सा है? सांख्यिकी नियंत्रण। अगला क्वेश्चन है, मध्य ग्रेड डिजाइन कार्य बिंदु अर्थात पॉइंट ये पद्धति से बेहतर है, क्यों? तो मध्य ग्रेड डिजाइन कार्य बिंदु पद्धति से बेहतर है कि स्कूली शिक्षा में मध्य ग्रेड अंतराल अन्य उपलब्धि से संबंधित चर के अंतर से संबंधित नहीं। सांख्यिकी नियंत्रण के द्वारा प्राप्त प्रभावशीलता का अनुमान 0 के बराबर होता है। यह दृष्टिकोण अपेक्षित उपलब्धि का अनुमान लगाने के लिए स्कूल के छात्रों की सामाजिक आर्थिक विशेषताओं का उपयोग करता है। छात्रों के शरीर की विशेषता स्थिर रहती है, वे साथियों द्वारा हासिल उपलब्धि को प्रभावित नहीं करती है। तो कौन से वाला है इसमें? अगर मध्य ग्रेड डिजाइन कार्य बिंदु पद्धति से बेहतर है, तो यहाँ पर जो इसके लिए ऑप्शन 1 को माना गया है कि जो स्कूली शिक्षा है इसमें मध्य ग्रेड अंतराल अन्य उपलब्धि से संबंधित चर के अंतर से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, माप का जो पहला चरण है कौन सा है? माप का पहला चरण निर्णय लेना कि क्या मापना है, परीक्षण का विकास करना, परीक्षण का प्रबंधन या फिर कोई सा भी नहीं। तो माप का पहला चरण कौन सा है? और माप का जो पहला चरण है ये निर्णय लेना कि क्या मापना है, किसी व्यक्ति में क्या गुण है, इसकी जानकारी करना ही मापन कहलाता है। मतलब मापना या जांचना कह देते हैं जिसको। तो मापन में एक व्यक्ति या वस्तु में निहित विशेषताओं की संख्यात्मक व्याख्या की जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का इस्तेमाल प्रयोगात्मक मूल्यांकन में किया जाएगा? अध्यापन अवलोकन का, असाइनमेंट का, परीक्षण का या इन सभी का? तो किस उपकरण का इस्तेमाल प्रयोगात्मक मूल्यांकन में किया जाता है? तो इसमें जो है परीक्षण का है, ऑप्शन 2 वाला। नेक्स्ट आ जाता है, कोडर रिचर्डसन विधि का इस्तेमाल किस अनुमान लगाने के लिए किया जाता है? कोडर रिचर्डसन विधि का इस्तेमाल वैधता के लिए, प्रयोज्यता, विश्वसनीयता या फिर वस्तुनिष्ठता के अनुमान के लिए। तो इसका जो प्रयोग जो होता है वैधता के लिए होता है। यह एक ऐसी विधि है जिसका प्रारंभ में प्रयोग विश्वसनीयता का अनुमान लगाने के लिए किया जाता था और आजकल इसका प्रयोग वैधता गुणांक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है, विविधता देने के लिए, विविध बनाने के लिए, स्थिति या गुणवत्ता की निष्पक्षता के लिए, सौदे में निष्पक्षता के लिए विविधता, समानता, अक्षपात, समावेश या कोई सा भी नहीं। अब इनमें देखें तो यहाँ पर जो ऑप्शन 2 को माना गया है अपक्षपात के लिए। तो विविधता देने के लिए, विविध बनाने के लिए, अक्षपात, स्थिति या गुणवत्ता की निष्पक्षता के लिए, सौदे में निष्पक्षता के लिए है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, शिक्षा के यथार्थवाद में कौन सी आलोचना नहीं की गई है? शिक्षा के यथार्थवाद में कौन सी आलोचना नहीं की गई है? सह पाठ्यचर्या संबंधी गतिविधियों के मूल्य को नकारने वाले शिक्षकों की, पुस्तकों से रट्टा मारकर परीक्षा में पुनः प्रस्तुत करने वाले कुंठित छात्रों की, स्कूलों को ऐसे तरीके से संगठित करना जो नागरिकों के व्यवहारिक परीक्षण के लिए अनुकूल हो, या शिक्षण जो बच्चे को जीवन से दूर ले जाता है। तो शिक्षा के यथार्थवाद में कौन सी आलोचना नहीं की गई है?
और जो ये ऑप्शन 3 में है कि स्कूलों को ऐसे तरीके से संगठित करना जो नागरिकों के व्यवहारिक परीक्षण के लिए अनुकूल हो, तो यही यहाँ पर नहीं है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस शिक्षाविद को किंडरगार्टन प्रणाली के उद्भवकर्ता का श्रेय दिया गया है, या फिर आप कह सकते हैं कि किंडरगार्टन जो प्रणाली है उसके लिए जान जाते हैं, उनकी देन है। तो ये फ्रेडरिक फ्रोबेल है, हेरिक पेस्टालोजी है, मारिया मोंटेसरी या जॉन डेवी। किंडरगार्टन पद्धति के जनक कह सकते हैं आप। तो ये जो यहाँ पर ऑप्शन 1 में दिया गया है फ्रेडरिक फ्रोबेल। तो ये जो फ्रेडरिक विलेहम जो है ये अगस्त फ्रोबेल अर्थात जर्मनी के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री थे। नाम आप सीधा इतना ही याद रख लो, फ्रेडरिक फ्रोबेल। तो जर्मनी के शिक्षा शास्त्री थे और पेस्टालोजी के शिष्य थे, और इन्होंने ही किंडरगार्टन अर्थात जिसे बालवाड़ी कह देते हैं इसकी संकल्पना दी थी। और उन्होंने शैक्षणिक खेलों का विकास किया जिन्हें फ्रोबेल उपहार के नाम से भी जाना जाता है। तो किंडरगार्टन पद्धति जो है इनकी है, फ्रोबेल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा की जो डाल्टन प्रणाली है ये विकसित की गई है मारिया मोंटेसरी, जॉन डेवी, हेलन पार्कहर्स्ट या टी रेमंड के द्वारा। किन के द्वारा विकसित की गई है डाल्टन प्रणाली? तो इसके लिए जो जाने जाते हैं हेलन पार्कहर्स्ट। तो इनकी है डाल्टन प्रणाली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन है। इसके बाद जो क्वेश्चन है, शिक्षण की प्रदर्शन विधि में प्रदर्शन के दौरान एक विद्यार्थी को किसके अवसर प्राप्त होते हैं? अवलोकन के, नोट बनाने के, आरेख बनाने के या प्रश्न करने के। तो शिक्षण की प्रदर्शन विधि में प्रदर्शन के दौरान एक विद्यार्थी को अवसर प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर जो है इसमें ऑप्शन 3 जो है इसको माना गया है। ABCD मतलब सारे के सारे आ जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन है कि जो कोल्ब मॉडल है इनके अनुसार सीखने की किस विधि में शिक्षार्थी समूह में काम करना सीखता है? पूर्व आग्रह मुक्त होकर औरों को सुनते हैं और व्यक्तिगत तौर पर फीडबैक प्राप्त करते हैं। तो यह अपसारी विधि है, आत्मसातीकरण विधि है, अभिसारी है, अनुकूलन है। तो कोल्ब मॉडल के अनुसार सीखने की किस विधि में शिक्षार्थी समूह में काम करना सीखते हैं, पूर्व आग्रह मुक्त होकर औरों को सुनते हैं और व्यक्तिगत तौर पर फीडबैक प्राप्त करते हैं। और जो ऑप्शन 1 में है यहाँ पर, तो ये अपसारी विधि है। इसके बाद आ जाता है सहयोगात्मक अधिगम का लाभ है कि विद्यार्थी विभिन्न प्रकार के लोगों के साथ काम सीखते हैं। विद्यार्थी अपने सहपाठी और अन्य शिक्षार्थियों के साथ समूह में कार्य करते हुए अपने आप को उनसे जोड़ना सीखते हैं। विद्यार्थी अपनी सामग्री को अधिक अपना मानते हैं तथा एक टीम के रूप में कार्य करते हुए संबंधित मुद्दों पर गहन विचार विमर्श करते हैं। तो सहयोगात्मक अधिगम जो है इसके लाभ हैं, और जो यहाँ पर ऑप्शन 1 में दिया गया है कौन से हैं? तो ये तीनों के तीनों ही इसमें आ जाएंगे। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है, एक बच्चा जो अवबोधन करता है वह काफ़ी हद तक उसके किस पर निर्भर करेगा? एक बच्चा जो अवबोधन करता है तो ये पूर्व अनुभव पर, मान्यता पर, उद्देश्य पर। तो किस पर अनुभव करता है? पूर्व अवबोधन। और जो यहाँ पर ऑप्शन 3 में आया है मतलब ये पूर्व अनुभव भी आ जाएंगे, मान्यता आ जाएंगे और उद्देश्य है, इन पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शिक्षण की खोज विधि का लाभ है जिनका प्रयोग विज्ञान शिक्षण के लिए कक्षा में किया जाता है? तो खोज विधि जो है इसका लाभ है, शिक्षार्थी सीखने में आनंद का अनुभव लेते हैं क्योंकि वे स्वयं से ज्ञान की खोज करते हैं। शिक्षार्थी में सूचना प्रसंस्करण क्षमता के विकास के लिए कंटेंट शिक्षक और शिक्षार्थियों के बीच सतत अनुक्रिया होती है। कौन से वाला सही है इसमें? खोज विधि के लाभ जिनका प्रयोग विज्ञान शिक्षण के लिए कक्षा में किया जाता है। और जो ऑप्शन 3 में है यहाँ पर A और B, शिक्षार्थी सीखने में आनंद का अनुभव लेते हैं क्योंकि वे स्वयं के ज्ञान की खोज करते हैं, और शिक्षार्थी में सूचना प्रसंस्करण क्षमता के विकास के लिए कंटेंट शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच सतत अंतक्रिया होती है। तो ये दोनों के दोनों जो यहाँ पर इसमें माने गए हैं, और ये हमारे जो यहाँ पर बाल विकास से महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। इसके बाद फिर हमारे जो अन्य सब्जेक्ट जो इसके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये आ जाते हैं, और जिसमें जो हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द समास का विपरीतार्थक है? तो विलोम उल्टे शब्द है, यहाँ पर इनका विपरीतार्थक बताना है समास का। तो इस समय व्यास, संधि, विच्छेद या विग्रह क्या कहेंगे?
तो समास व्यास, ऑप्शन ए वाला। समास का जो शाब्दिक मतलब है संक्षेप करना। तो और विच्छेद, विच्छेद होता है तोड़ना। संधि का मतलब जोड़ना, और विग्रह का मतलब अलग करना, और व्यास का मतलब है विस्तार करना। इसके बाद है भूगोल। भूगोल का विलोम कौन सा बनेगा? पृथ्वी, इतिहास, साहित्य या खगोल? भूगोल। तो इसका बनेगा खगोल। भूगोल, खगोल, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। भूगोल क्या मतलब पृथ्वी, और खगोल क्या है? अंतरिक्ष, आकाश का देते हैं, जैसे आकाश, पाताल, पृथ्वी, आकाश। इसके बाद है इनमें से भूगोल का विलोम शब्द क्या है? खगोल, पाताल, तो वही आ चुका है यहाँ पर, शायद रिपीट हो गया है। नेक्स्ट आ जाता है संधि। इसका विलोम कौन सा बनेगा? संचय, विग्रह, विभेद या विरत? संधि का। तो इसका जो कौन सा बनेगा यहाँ पर? संधि और विग्रह। संधि क्या होती है? जोड़ना होता है, और विग्रह मतलब उसे तोड़ना होता है। अगला क्वेश्चन है असीम। इसका भी जब हम विलोम बनाएंगे तो कौन सा बनेगा? अनंत, अंबर, ससीम या अवकाश? असीम का। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी में है, असीम का कौन सा बनेगा? ससीम। अंबर का धरा, अवकाश का अनवकाश, तो असीम का जो है ससीम माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वंध्य का जो विलोम शब्द है, दंड्य, वंदनीय, निंद या मध्य? कौन सा बनता है वंध्य का विलोम? तो ये जो ऑप्शन बी में आया है यहाँ पर, वंध्य का निंद्य होता है। अगला क्वेश्चन है सुप्त। सुप्त किसको क्या देते हैं? सोने का क्या देते हैं? सोने का कौन सा बनेगा? जागरण क्या देते हैं जिसको? तो कौन से वाला हो सकता है यहाँ पर? तो सुप्त का हो जाएगा जागृत, जागना, सोना, जागना। नेक्स्ट आ जाता है स्वजाति। अब ये जो है यहाँ पर इसका विलोम कौन सा बनेगा? कुजाति, सुजाति, विजाति या जाति? स्वजाति का। तो इसका जो है कौन सा बनेगा? विजाति। नेक्स्ट है एकल का विलोम। अकेला, पर्याप्त, उपयुक्त या बहुल? एकल का विलोम उल्टा विपरीतार्थक, और ये बनेगा बहुल, एकल, बहुल। अगला क्वेश्चन है इनमें से तीक्ष्ण का विलोम। तो ये कुंठित है, त्यागी है, तृष्ण है, तीव्र? कौन सा बनेगा तीक्ष्ण का विलोम? तो तीक्ष्ण का जो विलोम है ये बनेगा कुंठित। तीक्ष्ण किसको क्या देते हैं? तेज जो होता है उसको क्या देते हैं, और कुंठित ये खुंडा क्या देते हैं जिसको, वो वाला है मद। अगला क्वेश्चन है वक्ता। वक्ता शब्द का विलोम आयोजक, श्रोता, प्रयोजक या व्याख्याता से है। अब वक्ता का जो विलोम बनेगा, वक्ता कौन होता है? जो भाषण देता, कहने वाला, और उसका विपरीत बनेगा सुनने वाला। इसके बाद है आवृत शब्द का विलोम। विमोचित, आच्छन्न, अनावृत या परिच्छिन्न? आवृत। आवृत क्या होता है? किसी चीज को ढकना, और ढकना मतलब खुला करना, तो आवृत, अनावृत। इसके बाद है उथला। इसका जब हम विलोम बनाएंगे तो गहरा, समतल, छिछला, उफार? कौन सा बनेगा उथला का? तो इसका जो विपरीतार्थक जो बनेगा विलोम, ये बनेगा उथला मतलब गहरा। नेक्स्ट आ जाता है राग। इसका विलोम क्या बनता है? अनुराग, आसक्ति, विराग या अनुरक्ति? राग का। तो राग का जब विपरीतार्थक हम विलोम उल्टा बनाएंगे तो ऑप्शन बी वाला बनेगा, राग, विराग। नेक्स्ट आ जाता है सूक्ष्म शब्द। इसका भी विलोम स्थूल है, क्षीण है, बारीक है या पतला है? सूक्ष्म का। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए में दिया गया है सूक्ष्म, स्थूल, जैसे बारीक, मोटा, क्षीण, पुष्ट, पतला, मोटा। इसके बाद है सन्मार्ग। इसका विलोम है सहज मार्ग, अमार्ग, सुमार्ग या कुमार्ग? सन्मार्ग का। और जो ऑप्शन डी में है यहाँ पर कौन सा है? कुमार्ग। सहज मार्ग ये कठिन मार्ग को कह देते हैं, सुमार्ग मतलब कुमार्ग, अच्छा मार्ग, खराब मार्ग। नेक्स्ट आ जाता है विलोम। इसका सही युगम नहीं है। बद्दर है, बद्दर, मूढ़, ज्ञानी, भय, साहस, मान्य, धन्य? तो कौन से वाला? ऑप्शन डी वाला, मान्य, धन्य। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर इनमें भी सेम वही है, विलोम युगम सही नहीं है। सदाचारी, दुराचारी, सम, विषम, समर्थक, विरोधी, समष्टि, व्यष्टि? कौन से वाला है? अब जो यहाँ पर ऑप्शन ए में आया है सदाचारी, दुराचारी।
सदाचारी, तो ये जो यहाँ पर इसका आया है, यहाँ पर सदाचारी का दुराचारी बनता है, समविषमता, समर्थक, विरोधी, तो ये सारे हैं यहाँ पर इसका, तो ये सारे हैं। तो सारी हैं इसमें, तो ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाता है निष्कलुष, इसका विलोम शब्द कौन सा है? कुख्यात, कलुष, कृतघ्न या कड़वा? निष्कलुष का, तो यहाँ पर कौन सा बनेगा इसका? और यहाँ पर इसमें सी आंसर बनेगा ऑप्शन सी वाला, तो निष्कलुष, कलुष। कृतघ्न का कृतज्ञ होता है, कुख्यात का प्रसिद्ध होता है, कड़वा मीठा होता है जैसे, तो ये हो जाएगा कलुष। इसके बाद आ जाता है ऐहिक, इस शब्द का विलोम है भौतिक, पारलौकिक, सांसारिक या इहलौकिक, तो ऐहिक शब्द का विलोम, और जो ऑप्शन सी में है, तो ऐहिक, पारलौकिक। अगला है आकर्षण, कर्षण, घर्षण, विकर्षण या अपमान। आकर्षण, और कौन सा बनेगा? आकर्षण, विकर्षण। नेक्स्ट आ जाता है इनमें से विलोम शब्द नहीं है, सही सुमेलित नहीं है, वो कौन सा वाला? पौराणिक, प्राचीन, कनिष्ठ, ज्येष्ठ, उग्र, सौम्य, ध्वंस, निर्माण, तो कौन सा सही नहीं है इसमें? देखें तो एक वाला माना गया इसमें, पौराणिक और प्राचीन, कि नवीन प्राचीन होता है, ये भी पौराणिक है, ये भी प्राचीन है, मतलब दोनों ही पुराने इसमें हैं, प्राचीन काल से संबंधित है, तो पौराणिक का मतलब आधुनिक होना चाहिए था यहाँ पर, कनिष्ठ, ज्येष्ठ होता है। नेक्स्ट आ जाता है तामसिक, सात्विक, दृढ़, अभय या सामिस, कौन सा बनता है? तो तामसिक सात्विक बनता है। नेक्स्ट आ जाता है पृथ्वी का विलोम, आकाश, गोचर, पाताल या लौकिक, कौन सा बनेगा? तो पृथ्वी का विलोम क्या होगा? आकाश पाताल क्या देते हैं जैसे, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए वाला, तो आकाश जो है इसका होगा, पृथ्वी, आकाश, जैसे आकाश पाताल होता है। नेक्स्ट आ जाता है संतोष, इस संतोष महाधन है, रेखांकित शब्द का सटीक विलोम, मतलब ये बताना है बस आपने संतोष का। असंतोष, असहयोग, अस्वीकार या सार, क्या बनेगा? तो इसका जो है ऑप्शन ए वाला हो जाएगा, संतोष, असंतोष। संतोष मतलब कोई संतुष्ट हो। नेक्स्ट आ जाता है स्तुत्य, इसका विलोम हरास, रे, हास या हानि, क्या बनता है स्तुत्य का? तो इसका जो देखें तो यहाँ पर ये रहेगा एक युगम शब्द, कौन सी जोड़ी सही है युगम में? न्याय, अन्याय, अचल, अचला, धरा, पृथ्वी, मान, अपमान, तो इसमें जो ऑप्शन बनेगा बी वाला, तो धरा, पृथ्वी। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर स्तुत्य का विलोम, ह्रास, है, हास या हानि, क्या बनता है? तो इसका जो ऑप्शन सी वाला हो जाएगा, मतलब हे। नेक्स्ट आ जाता है जड़, जड़ का विलोम जल, विद्वान, मूर्ख या चेतन, और ऑप्शन कौन सा? डी वाला हो जाएगा, जड़ अर्थात चेतन, जैसे जल थल होता है, मूर्ख पंडित होता है। अब नेक्स्ट है यहाँ पर असंगत है, मतलब गलत, तो विलोम शब्द कौन सा है इसमें? ज्ञात, प्रतिज्ञात, शाश्वत और सदैव, प्रसारण, संकोचन, खगमनी, कौन सा है? तो असंगत विलोम शब्द बताना है। असंगत कौन से वाला है यहाँ पर? ऑप्शन सी वाला, शाश्वत और सदैव, क्योंकि दोनों एक ही बात होती है। शाश्वत का विलोम बनेगा नश्वर। अगला क्वेश्चन है वैमनस्य का जो विलोम है, विमनस्य, सुमनस्य, उमनस्य या अवनस्य, तो कौन सा होगा यहाँ पर इसका वैमनस्य का? तो इसका ऑप्शन बी वाला बन जाएगा, ये वैमनस्य, सोमनस्य। नेक्स्ट आ जाता है निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्दों के विलोम के लिए चार चार विकल्प दिए गए हैं, उचित विकल्प आपने बताना है। तो भारतीय लोक जीवन में योग को अति महत्वपूर्ण समझा जाता है, अति महत्वपूर्ण समझाता है। योग का क्या बनेगा? योग का बताना बस मेन, तो नियोग, अभियोग, भोग या रोग, योग का कौन सा बनेगा? तो योग
कौन सा बनेगा? भोग, योग भोग। रोग का निरोग होता है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, उसका उत्तरीय उस पर बहुत जच रहा था। अब ये उत्तरीय टोपी, कोट, साड़ी या अधोवस्त्र क्या होता है? उत्तरीय। इसका जब हम यहाँ पर बनाएंगे तो ऑप्शन डी वाला बनेगा। ऊपर का मतलब नीचे का, उत्तरीय ऊपर का, आधा नीचे, तो नीचे का वस्त्र अधोवस्त्र। इसके बाद जनमत को मानने वाले श्वेतांबर बड़ी संख्या में, दिगंबर, अंबर, नीलांबर या पीतांबर क्या है? श्वेतांबर, और कौन सा बनेगा इसका? दिगंबर। नेक्स्ट आ जाता है, ज्येष्ठ मास में निर्जला एकादशी का व्रत बहुत कठिन होता है। ज्येष्ठ, श्रेष्ठ, हीन, आदर्श, कनिष्ठ। तो बड़ा छोटा होता है, जैसे बड़ा भाई छोटा भाई, तो क्या बनेगा इसका? ज्येष्ठ का कनिष्ठ। नेक्स्ट हो जाता है यहाँ पर, निम्नलिखित शब्द का विलोम बताइए। सहोदर का मतलब ये कि माता की संतान कह लो आप, माता पिता की। सहोदर का देते हैं कि पेट से जन्म लेने वाले। तो कौन सा बनेगा इसका यहाँ पर? तो सहोदर का परोदर हो जाएगा, अपने पेट से जन्म लेने वाला, दूसरे के पेट से जन्म लेने वाला, मतलब पर उदर। नेक्स्ट आ जाता है, श्याम को भगवान पर जितनी अनुरक्ति है उसकी पत्नी की उतनी ही भगवान पर थी। तो रेखांकित शब्द के विपरीत अर्थ वाले शब्द में जो सही है वो आपने बताना है। अनुरक्ति का क्या बनेगा? क्रोध, ग्लानि, रिक्ति या विरक्ति, कौन सा बनता है अनुरक्ति? तो श्याम को भगवान पर जितनी अनुरक्ति थी, मतलब प्यार कह सकते हैं, भक्ति। तो कौन सा बनेगा इसका? ऑप्शन डी वाला हो जाएगा, अनुरक्ति विरक्ति। इसके बाद आ जाता है उद्धत, इसका विलोम होगा सौख्य, उत्तम, विनीत या कोमल। उद्धत का तो विपरीतार्थक विलोम जब उल्टा इसका बनाएंगे, ऑप्शन डी वाला हो जाएगा, तो उद्धत विनीत। नेक्स्ट आ जाता है प्रसारण, इसका विलोम है प्रतिपादन, आरक्षण, समदर्शन या कुंचन। प्रसारण का, प्रसारण किसको कह देते हैं? फैलाना जो होता है, और सिकोड़ना फिर, तो प्रसारण आकुंचन, फैलाना सिकोड़ना। नेक्स्ट आ जाता है, नीचे लिखे शब्दों का वह जोड़ा चुनिए जो एक दूसरे का विलोम न हो। गुण, अवगुण, देव, दानव, तरल, ठोस, समान, अज्ञा। तो नीचे लिखे शब्दों का वह जोड़ा चुनिए जो एक दूसरे का विलोम न हो। अब ये कौन से वाला है? तो ये है यहाँ पर ऑप्शन सी वाला, सम्मान, आज्ञा। सम्मान मतलब अपमान, आज्ञा का अवज्ञा होता है। जय, पराजय, सार्थक, निरर्थक, धर्म, पुण्य, पतन, उन्नति, कौन से वाला है? धर्म पुण्य, क्योंकि धर्म का अधर्म और पुण्य का पाप होता है। अब है यहाँ पर नीचे लिखे शब्दों का सही विलोम बताइए। प्रोक्ष का क्या होता है? तो प्रोक्ष का मतलब जो एक तो होता है हमारी आँखों के सामने हो, एक हमारों के पीछे हो, आँखों के पीछे, मतलब जो हमने ना देखा हो, तो प्रोक्ष मतलब प्रत्यक्ष। इसके बाद है उत्कृष्ट, उत्कृष्ट का कौन सा बनेगा? तो उत्कृष्ट का हो जाएगा निकृष्ट। नेक्स्ट है गर्ल, इसका क्या होता है? शरबत, सुधा या जल, क्या मतलब है गर्ल का? तो इसका जो है ऑप्शन रहेगा बी वाला, सुधा, अमृत कह देते हैं, जैसे गर्ल जार को भी कह देते हैं हम, जार, विष। नेक्स्ट आ जाता है चिरंतन, इसका शाश्वत, निरंतर, नश्वर या नैसर्गिक, कौन सा बनेगा? इसका हो जाएगा बी वाला, तो चिरंतर, नश्वर, शाश्वत क्या देते हैं, तो शाश्वत का नश्वर हो जाएगा, निरंतर का कभी कभी हो जाएगा, और ये नैसर्गिक का कृत्रिम, तो चिरंतन का ये हो जाएगा नश्वर। इसके बाद है यहाँ पर ये जो है इसका विलोम बताना है। संकीर्ण, संकीर्ण का कौन सा बनेगा? विकीर्ण। नेक्स्ट है मसृण शब्द का विलोम, सुकुमार, रुक्ष, चिक्कण या अशीर्ण, मसृण, तो कौन सा बनेगा इसका? तो ये हो जाएगा रुक्ष। तो इस प्रकार से जो हमारे आज की क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे, और हमारे साथ बने के लिए धन्यवाद।